अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम, राधे राधे, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ना। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। बीते दिनों से हम लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ दिए हैं। सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी है और आज के चैप्टर का हमारा नाम है कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में जानते हैं। देखिएगा, बेहद आसान चीज़ें हैं और हमने लास्ट चैप्टर से ये जान लिया था कि ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन व्यवस्था क्या होती है। फिर हमने जान लिया कि शहर के क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था क्या होती है, क्या नगर निगम होता है, क्या नगर पालिकाएं होती है। हमने सरपंच के बारे में जान लिया कैसे चुनाव होता है, जिला परिषद के चुनाव व्यवस्था जान ली कैसे होते हैं। इन सभी चीज़ों के जानने के बाद में आज हमारा चैप्टर बेहद सा आसान सा है, यूँ कहानी टाइप सा बना हुआ है। लेकिन इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। ये चैप्टर जो है वो प्री और मेन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उन दोनों के लिए, दोनों प्री और मेन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो भी शेयर करूंगा आज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें जो जानना है आज के चैप्टर से आगे की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका क्या चीज़ है, मतलब आजीविका का मतलब क्या होता है। देखिएगा, सिंपल सा मतलब है आजीविका का कि अपने ज़िंदगी जीने के लिए गुजर बसर करना। बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गांव के अंदर सारे लोग एक ही प्रकार का काम करेंगे। सभी लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं और अपने क्या कहते हैं कि अपना पेट भी पालेंगे और पेट पालने के अलावा थोड़ा सा व्यापार भी करेंगे। अपना पेट भरेंगे, अपना परिवार चलाएंगे, ठीक है, और अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है उस पैसे से लेके भी आएंगे। एग्जाम्पल से बात की जाए तो आपको ये एनसीईआरटी का एक फ़ोटो दिया हुआ था, उसको आप दिख रहा होगा कि कुछ लोग हैं गांव के अंदर है वो मछली पकड़ने का काम भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का काम है ऐसे कुछ फल फ्रूट वगैरह बेचना, कुछ लोगों का कोई फल वगैरह तोड़ने का, खेती करने का, डिफरेंट काम करते हैं हम लोग एक जगह रह के। अब एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिया है कलपट्टू गांव तमिलनाडु का एक, ठीक है। अभी देखिएगा कोई भी वैसे हो सकता है एग्जाम्पल तो, लेकिन एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया हम लोग उसी को शेयर करते हैं आपके साथ में। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में पड़ता है। मैं आपको पहले से शेयर कर देता हूं ये बात कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जो क्षेत्र समुद्र तट के पास में है तो वहाँ पे समुद्री क्षेत्र जैसे ही कार्य होंगे। कोई स्थल भूमि है तो उसका स्थल भूमि जैसे ही रोजगार होंगे या वहाँ पे कार्य होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब तमिलनाडु जो है वहाँ पे समुद्र तट के पास में गाँव है जिसका नाम है कलपट्टू। ये आपको मैप में तमिलनाडु दिख रहा होगा। यहाँ लोग दूसरे गाँव की तरह ही खेती करते हैं। खेती के अलावा टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी, इनको बनाना, इनको बेचना। कलपट्टू जो गांव है यहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे धोबी हैं, कुछ बुनकर हैं, कुछ नाई हैं, साइकिल ठीक करने वाले हैं, कुछ लोहार हैं। लोहार आप जानते होंगे जो लोहे का काम करते हैं उन्हें लोहार कहा जाता है। ये सारे लोग जो हैं एक गांव के अंदर, ऐसा नहीं है कि कलपट्टू में ही है, ये सभी गाँव के अंदर है, लेकिन एक व्यवस्था बता रखी है कि ये गाँव के अंदर ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। अच्छा, के अलावा गांव में कुछ दुकानदार और व्यापारी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे छोटे चाय की दुकान। कभी आप लोगों ने बस स्टैंड पे देखा होगा कि बस स्टैंड के आसपास का जो इलाका होता है वहाँ पे एक छोटा सा ठेला बना के खड़े रहते हैं चाय बेचने वाले। एक रेडी होती है, वहाँ पे कुछ गाँव के 5-10 बुजुर्ग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं और तंबाकू का, हुक्के का जैसे भी सेवन करते रहते हैं और कुछ बातें करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको अक्सर देखने को मिलेगी। ये अपनी उपजीविका कमाने के लिए इस टाइप के काम करते हैं। ये कुछ सब्जी की दुकान भी लगाते हैं। क्या करते हैं, अपने खेत में कुछ सब्जियां बोते हैं, उन्हीं को जो है एक अपने शहर में या कस्बे में या गांव में आके जो है बेचने के लिए छोटी सी दुकान लगा लेते हैं। कपड़े की दुकान, गांव के अंदर कपड़े की दुकान भी अक्सर देखने को मिलती है। और के अलावा बीज और खाद की दुकानें भी होती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर भी अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ परिवार, इस गांव के बारे में बात कर रहे हैं ये हम लोग, तो ये जो कलपट्टू गांव है इसके अंदर ये खाद बीज की दुकान है, अच्छा चाय की दुकान है और के साथ में सब्जियों की दुकान है। और कुछ लोग या कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कि कपड़े धो के, धोबी का काम करके भी अपनी उपजीविका कमा रहे हैं। सीखने को क्या मिल रहा है, देखने को क्या मिल रहा है कि एक गांव के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जो कार्य करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती पर ही अपनी आजीविका निभा रहे हैं, खेती पे ही अपना जो है वो काम कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपको ये फोटो दिख रही होगी, यहाँ पे जो है धान की खेती। अब ये धान का काम कोई आसान नहीं होता, ये मुश्किल भरा काम है। इवन आप लोगों ने हिस्ट्री में भी जाना होगा कि ये कोई इतना आसान नहीं है कि इसको, ये कमर तोड़ मेहनत काम कहलाता है ये, कि एक जगह पे पहले तो जो है धान के लिए पौध लगाई जाती है, जीरी की पौधे बोलते हैं उन्हें, फिर उनको जो है वहाँ से उठा के निराई करके या बुआई की जाती है, एक एक पौधा लगाना पड़ता है। तो ये सारा काम जो है मजदूरों के ही हिस्से होता है। फिर इसकी कटाई करना, फिर इससे जो है धान निकालना, बेचना, ये पूरा लंबा प्रोसेस है, कमर तोड़ मेहनत का प्रोसेस बोला जाता है एक प्रकार से इसे। हाँ, ज़्यादातर लोग जो हैं इसी पे ही निर्भर हैं। के अलावा कुछ लोग फल फ्रूट जैसे आम हुआ, नारियल हुआ, ठीक है, या के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कपास की खेती भी करते हैं, कुछ लोग हैं गन्ने की खेती करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं गाँव के जो केले भी उगाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अपनी आजीविका के लिए दूसरों की ज़मीन पे भी काम करते हैं। अब भारत के राज्यों के गांवों की बात कर लीजिएगा तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के अंदर तो 20% ऐसे हैं जो बड़े जमींदार हैं, लेकिन जो 80% है वो छोटे जमींदार हैं। कहने का मेरा अभिप्राय ये हुआ कि ज़्यादा लोग जो हैं वो छोटे हैं, वो दूसरों पे निर्भर हैं अपनी उपजीविका कमाने के लिए, लेकिन थोड़े से ही लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े मजबूत स्थिति है उनकी, उनका परिवार मजबूत है, या यूँ कहिएगा उनके पास में पैसा ज़्यादा है। तो यहाँ से आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा का यानी कि प्री का आईएएस का एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के अंदर बताइएगा कि ज़्यादातर किसान किस स्थिति में हैं। एक ऑप्शन दे देंगे कि ज़्यादातर भूखंड पे बड़े किसान पाए जाते हैं, फिर ऑप्शन दे देंगे कि 80% किसान या कम किसान जो है वो आपके गरीब किसान पाए जाते हैं, या ये दोनों ही पाए जाते हैं। इस टाइप से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर जितने भी ये मजदूर हैं काम करने वाले, ये सारों को दिहाड़ी या इनको एक पैसा जो है वो एक समान ही मिलता होगा। ये किसी और की खेती जो ज़मीन बोते हैं, जैसे आपने एग्जांपल से सुना होगा, आध पे ज़मीन बोते हैं और चौथे हिस्से पे ज़मीन बोते हैं, ठेके लेके ज़मीन बोते हैं। तो ये सारी सिस्टम क्यों है? क्योंकि जो गरीब किसान है वो किसी बड़े ज़मींदार की ज़मीन लेगा, उसको आधा पूरी मेहनत वो करेगा, आधा हिस्सा दे देगा जो बड़ा जमींदार है, और छोटे जमींदार को जो है और साथ के साथ वो अपना आधा हिस्सा रख लेगा। उससे उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसके पास तो कोई ज़मीन थी नहीं और उसके पास कुछ पैसा भी आ गया। बड़े जमींदार को फ़ायदा हो गया कि उसको जो है कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। मजदूरी का रेट है वो अलग अलग है, भारत के हर एक राज्य में ही अलग अलग है। साल के अंदर कुछ ही ऐसा मौका होता है, कुछ ही ऐसा टाइम होता है जिनको जो है दिहाड़ी है वो फिक्स मिलती है। बाकी साल भर ऐसा नहीं है कि जो पैसा है इनको या वेतन जो है वो एक समान मिलता होगा। धान के टाइम पे थोड़ा सा सीज़न ज़्यादा अच्छा चलता है। ये तमिलनाडु के गांव की बात हो रही है, तो यहाँ पे धान की खेती, पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक है, तो इस करके यहाँ पे व्यवस्थाएं या समान वेतन मिलता है कुछ एक ही समय के लिए। जिन लोगों के पास में खुद की ज़मीन नहीं होती तो वो क्या करेंगे फिर? तो वो दूसरों के खेतों में ऐसी दवाई वगैरह छिड़का के स्प्रे वगैरह करने का भी काम कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि नदी वगैरह से जो बालू मिट्टी होती है उन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह तक ढो लेते हैं अपने जो पशु वगैरह है, जैसे कि बैल वगैरह से। ये काम वैसे ट्रक वगैरह करते हैं, लेकिन ट्रक की बजाय कुछ लोग खुद ही कर लेते हैं, जिससे उनका थोड़ा आजीविका चल जाती है। औरतों का काम होता है कि औरतें सारा घर संभालती है, सारा का सारा घर का ही काम करती है, हाउसवाइफ बन के रहती है। कई बार ये पानी का भी व्यापार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पानी के टैंकर हुए या पानी को बैलगाड़ी वगैरह में लाद के दूर दूर स्थानों तक जो है लेके जाते हैं। खुद के पीने की व्यवस्था के लिए भी ये पानी जो है लेके भी आते हैं, ठीक पानी के लिए। अगर कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो उसको उधार चुकाने के लिए अपने पशुओं को भी बेचना पड़ता है। इस गांव के अंदर ये भी है, क्या इस गांव के अंदर या पूरे भारत की व्यवस्था के अंदर है? ये तो एग्जाम्पल दिया इस गांव का, बाकी पूरे भारत के अंदर भी बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां हैं। कई बार होता ही है कि पास में पैसे नहीं होते हैं तो फिर उधार लेना पड़ता है। उधार ले लिया, फिर उधार चुका नहीं पाते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? अपना जो भी पालतू पशु है, फॉर एग्जांपल भैंस है या गाय है, बकरी है, भेड़ है, उनको जो है बेचना पड़ता है, जिससे उनका उधार जो है वो चुकता हो सके। ग्रामीण इलाकों में क्या है, गरीब परिवार जितने भी हैं उनका एक तो है कि मुख्य व्यवसाय यही है कि जैसे जितने भी गरीब हैं वो सारा चारागाह है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने गाँव में कई बार देखा होगा कि भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले या कुछ गडरिये लोहार होते हैं, तो वो क्या है, गायों का एक झुंड रखते हैं, गाय या बैल का झुंड रखते हैं। उनको चराने में ही उनका ज़्यादातर समय जो है बीतता है, और इस काम के लिए इनको कोई पैसा नहीं मिलता है। बस ये है कि जैसे मान लो भेड़ चराई तो भेड़ से ऊन प्राप्त हुआ, ऊन को काटा, बेचा, उनसे उनकी आजीविका चलाई, या उन्होंने गाय को पाला तो गाय का दूध है वो बेच देंगे। तो घर चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए ही ये काम किया करते हैं।
और देश में ग्रामीण परिवारों में लगभग 40% ऐसे हैं जो खेती हर मजदूर है। गांव के अंदर बात की जाए तो 40% लोग भी, अगर 100% सारा है तो 60% तो ऐसे हैं जो दूसरे काम करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है, लेकिन 40% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए, मजदूर के लिए काम करते हैं। अब इनके पास में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और कुछ के पास तो ज़मीन बिल्कुल ही नहीं है, जिसको आप अलग टुकड़ों के मतलब 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ इस टाइप से आप ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बांट रखा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को पूरे साल भर काम नहीं मिलता है, फिर वो क्या करें, फिर उन्हें पलायन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी कोरोना वायरस के टाइम पे, महामारी का टाइम चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जो जा रहे हैं वो कैसे जा पा रहे होंगे। यूपी के बहुत सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र में, क्योंकि यूपी में उनको काम नहीं था, इस वजह से वो महाराष्ट्र में जाके काम करने लगे। तो यही काम है, मजबूरन उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि मौसम की वजह से भी कई अच्छी फसलें नहीं होती, मतलब विशेष मौसम, जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं मैं कि हमारे हरियाणा के अंदर जो है कुछ बिहार के लोग आते हैं चावल के सीजन में धान की रोपाई करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे थोड़ी भूमि अच्छी है, ज़मीन अच्छी है और पानी की व्यवस्था अच्छी है, तो उनको यहाँ पलायन करना पड़ता है। अलग अलग फसलें होती है अलग अलग मौसम के अनुसार, खरीफ है, रबी है, इनको तो हम लोग आगे की क्लासों में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अच्छे से। कई किसान के पास में 1 या 2 एकड़ ज़मीन होती है और कईयों के पास, जैसे मैंने कहा ना, कि बिल्कुल ही नहीं होती है। कई खुद ही अपने ज़मीन पे काम कर देते हैं, कई दूसरों की मदद से भी काम करवाते हैं, उधार लेते हैं व्यापारियों से बीज का वगैरह का, और फिर क्या करते हैं, फसलों को बेच के अपना उधार चुका देते हैं। कई बार उधार चुका भी नहीं पाते हैं ये, ठीक है। अब ये उधार नहीं चुका पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, कर्ज होएगा फिर तो इन पे, वो कर्ज का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे हम लोग। कई बार क्या होता है, इनका पूरा साल निकल पाता है, ठीक है, जिस वजह से पूरा साल निकल जाता है, अच्छी उपज नहीं होती है और पूरा साल कर्ज चुकाने में रह जाते हैं। आपने कभी सुना होगा कि कर्ज के तले जब दब जाना, इस टाइप से। और पैसा चुकाने के लिए फिर क्या करते हैं, अपने पशुओं का दूध बेचते हैं। आप लोगों ने गाँव के अंदर दूध वालों को भी देखा होगा, ठीक है, जो दूध बेचते हैं, दूध बेच के अपनी आजीविका को कमाते हैं, ठीक है। अब कर्ज क्यों लेना पड़ता है? देखो, कर्ज ये एक तो सहकारी बैंक जो होते हैं उनसे कर्ज लेते हैं, के अलावा गांव के अंदर जो साहूकार, मतलब जो बड़े बनिए वगैरह हैं, उनसे कर्ज लेते हैं, अपनी फसल उन्हीं को बेचते हैं, उनसे कर्ज ले लेते हैं। उसी मतलब उधार के रूप में ये बीज ले आएंगे फसल का, कह देंगे अभी जब फसल होगी तो आपको बेचेंगे, तब तक लिख लो ये पैसा, या दवाई ले आएंगे छिड़कने के लिए उसके अंदर। कई बार क्या होता है, फसल अच्छी होती है लेकिन एन मौके पे बड़ी बारिश आ जाती है तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उस केस में वो क्या करें, उस केस में उनके पास में सारा का सारा जो है वो उधार चुकता नहीं कर पाएंगे, फिर वो कर्ज के तले दिप जाएंगे। फिर उनको यूँ लगता भी है यार कि मैंने पूरे साल मेहनत की, फिर भी मेरे पे इतना कर्ज है, मैंने ही असल में मेहनत की, फिर भी मेरे पास, मैं इस कर्ज को चुकता नहीं कर पाया, मेरे परिवार को नहीं चला पाया। तो ऐसी स्थिति में जो है ये सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब ये फिर IAS का क्वेश्चन बन सकता है कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। कई सारे कंसेप्ट आ जाएंगे इस पे कि अपना कर्ज ना चुकता करने की वजह से, साहूकारों की वजह से, सहकारी बैंकों की वजह से, किसी और वजह की, प्रेशराइज करने की वजह से। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ के चलनी है, यहाँ से बड़े ही ध्यान से समझ के चलना है आपको। ये कर्ज किससे लेते हैं, सहकारी बैंकों से वगैरह से, आपको मैंने तो बता ही दिया। अच्छा, आसपास के गांव में फसल खरीदते हैं और शहर के व्यापारियों को बेचते हैं। अभी व्यापारियों का बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन सकता है इसका आपके लिए, क्या कि एक जो किसान है वो किस तरीके से पूरा सर्कल चला रहा है। देखिएगा, अकेला किसान अपना पेट नहीं पाल रहा, अपने साथ साथ वो शहर को भी चला रहा है, या यूँ कहिएगा कि इंटरलॉक सिस्टम सा है ये आपका। शहर है तो शहर किससे जुड़ा हुआ है, गांव से। किस तरीके से, ऐसे ही व्यापार के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगर कोई किसान खेती नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक किसान अगर आलू उगा रहा है, तो अगर हम लोग लेस के आलू के चिप्स खा रहे हैं, इसका मतलब अगर किसान ने आलू उगाया तभी जाके वो चिप्स बनाना। उस इन बिटवीन जो जितने भी व्यापारी हैं उनका भी घर चला, बड़ी बड़ी कंपनियां चली, फैक्ट्रियां चली और किसान का घर भी चला। तो इस तरीके से किसान किस तरीके से पूरा सिस्टम को जो है वो लिंक किया हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है भारत के खेती और मजदूर और किसान, भारत के हर एक ग्रामीण परिवार में लगभग जो है वो खेती और मजदूर ही हैं। लगभग एक व्यक्ति निकल जाए या 2 निकल जाए, और सारे के सारे जितने भी हैं अपनी कमाई के लिए दूसरों पे निर्भर है। छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं खेत के, और टुकड़े बना के जो है खेत के टुकड़े बना के अपनी ज़रूरत को जो है पूरा किया करते हैं। अब भारत में मैंने आपको ये तो बता ही दिया, 80% किसानों की जो हालत है वो ठीक नहीं है, ठीक है। 20% किसान ही ऐसे हैं जो बड़े किसान कहलाते हैं, मतलब ये 80% इन 20% पे ही निर्भर हैं,
तो ऐसे किसान जो गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं, उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग जो है वो बाजार के अंदर फिर बेचा जाता है, जिनसे उनकी आजीविका चलती है। फॉर एग्जांपल दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना यानी कि ब्याज पे पैसा दे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना, ये किसानों की वजह से ही काम धंधे चलते हैं। जैसे मैंने आपको लेज वाला एग्जाम्पल अभी दिया ही था। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ जंगल की उपज और पशुओं पर भी निर्भर होते हैं। जंगल की उपज का मतलब लकड़ियाँ लेके आना या जंगल से जो है वो फल फ्रूट वगैरह भी इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। और पशुओं पे निर्भर, अभी मैंने आपको बताया था, दूध हुआ, भेड़ की ऊन हुई, इस टाइप से ही। अब इसे एग्जाम्पल दिया, एक मध्य भारत के गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका पर महत्वपूर्ण साधन है। फॉर एग्जाम्पल महुआ बीनने का काम हो गया, तेंदुए के पत्ते जो है इकट्ठे करना, पत्तों से ये बीड़ी वगैरह बनाते हैं, शहद निकालने का काम हो गया। और यही काम फिर क्या करते हैं, बीनते रहते हैं, रस्सियाँ वगैरह बीनते रहते हैं, फिर पत्ते इकट्ठे करते हैं, शहद निकालने का काम करते हैं, फिर यही चीज़ व्यापारियों को ये बाद में क्या करते हैं, बेच देते हैं। अच्छा, इनसे सहकारियाँ समितियाँ चलती है। अब आपको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, स्वयं सहायता समूह। क्या कभी आपने ये नाम सुना है क्या? कमेंट में लिख के बताइए, कभी आपने ये नाम सुना है क्या? यही क्वेश्चन आईएएस के मेन पेपर के लिए भी बन सकता है कि बताइएगा कि स्वयं सहायता समूह जो है वो किस तरीके से योगदान देता है। देखिएगा, समूह का मतलब होता है कि एक पूरा ग्रुप बनेगा। अब मान लेते हैं कि गांव के लोग एक छोटी सी डेयरी बना लेते हैं, सारे के सारे उस डेयरी में दूध बेच देते हैं गांव का। फिर एक सहकारी समिति होती है, और सहकारी समिति वाले क्या करते हैं, उसको लेके चले जाते हैं, फिर अच्छे दाम में जो है बेच देते हैं। अब एक कल्लूपट्टू के नज़दीक ही एक पुद्दूपेट गाँव पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया ही है कि गांव अगर भारत का कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पे उस क्षेत्र के हिसाब से ही आजीविका चलाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर स्थल भूमि है तो वहाँ पे खेती करके जो है वो काम रोजगार चलाया जा सकता है। लेकिन जो इलाका समुद्र तट से लगता है तो वहाँ पे रोजगार के साधन या रोजगार करने के तरीके भी बदल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस गांव में लोग मछली पकड़ के अपनी आजीविका कमाते हैं। एक खास किस्म की नाव है जिसको कैंटम रेन कहते हैं, छोटी सी नाव होती है, ये समुद्र के पास जाते हैं, एक जाल होता है, जाल के अंदर ये मछली पकड़ते हैं और फिर इसी मछली को जो है लाके फिर ये गाँव में बेच देते हैं। बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे, जाल बिखेरते हैं और गाँव में ये मछली बेचने का काम ज़्यादातर महिलाएं ही करती है। और मछली पकड़ के और फिर ये इनसे कुछ पैसा होता है, मछलियों को नीलाम वगैरह कर देते हैं। और नीलामी से जो पैसा मिलता है वो क्या करते हैं, नाव चलाने वालों को कुछ बांट देते हैं, कुछ जाल बिछाने वालों को बांट देते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। और ये जो जितनी भी मछलियों बेचने का काम होता है, टोकरे भर भर के महिलाएं जो है वो बेचती रहती है गाँव के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मछलियाँ ये पूरे साल ही बेचते हैं। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में जा ही नहीं पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मानसून होता है तो एक उस इलाके के अंदर जो सुनामी, तूफान वगैरह की ये भी आपदाओं का भी डर रहता है एक प्रकार का। और फिर क्या करते हैं, जो ये खाली महीने हैं 4-5 महीने, इनसे ये फिर व्यापारियों से उधार लेते हैं और फिर अगले जब भी इनका सीजन स्टार्ट होता है फिर उन उधार जो है चुकता करते हैं। कई बार नहीं चुकता करने पड़ते तो फिर उस वजह से वही आत्महत्या का जो है प्रयास करना ही पड़ता है इनको। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, अब साधन क्या है, कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खेती में कई तरह के काम शामिल होते हैं। कई खेत को तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना, कटाई करना, ये सारे काम खेत के अलग अलग रहते हैं। ये सारे काम जो ऋतुओं के आधार पे ही चलते रहते हैं। मतलब कभी वर्षा ऋतु आएगी, सर्दियों के अंदर गेहूं लगा लिया, गर्मियों के अंदर चावल लगा लिए, नरमा लगा लिया, तो अलग अलग होते हैं, पूरा साल इसी में व्यस्त रहते हैं। और वैसे काम बड़ा ही मुश्किल वाला होता है। आप लोगों ने अभी जैसे गेहूँ का सीजन गया था, कितना भारी भरकम काम रहता है ये, ठीक है, बोझ ढोने वाला ही काम समझिएगा आप लोग। और पूरा साल भर अलग अलग तो फसलें लगाते ही रहते हैं। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों पे निर्भर रहते हैं, खुद तो काम करते रहनी है। और ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में बेचने के लिए ही फसल, ऐसा नहीं है कि ये खाने के लिए फसल उगाते हैं। अपनी ज़रूरत को, अपनी उपजीविका को कमाने के लिए या अपना घर चलाने के लिए जो है बाज़ार में बेचने वाली ही फसल, जैसे कपास है, कपास को खाया थोड़ी ना जाएगा, लेकिन इसको बाज़ार में बेचने के लिए जो है ये फसल उगाते हैं मेनली। अच्छा जी, अब क्या है, नागालैंड का एक सीढ़ी नुमा खेत दे रखा है, ठीक है। अब नागालैंड वो इलाका है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे नॉर्मल खेती तो हो नहीं सकती है। चिजामी नाम का एक गांव है, नागालैंड के फेक जिले में पड़ता है। इस गांव में रहने वाले लोग चेक संघ समुदाय के ज़्यादा हैं। ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, सीधा याद कर लेना आप लोग। आपसे पूछ लिया जाए चेक संघ समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं, नागालैंड में। चिजामी नाम का गांव जो है एनसीईआरटी ने दिया है, फेक जिले में है, वो भी नागालैंड के अंदर ही है। यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर चावल की खेती के लिए ज़्यादातर ये अच्छा माना जाता है ये, ठीक है।
और यही था हमारा जो है छोटा सा चैप्टर, जिसको हम लोगों ने अच्छे से जानना था या सीखना था। आसान सा चैप्टर था, कोई खास मुश्किल नहीं था। कल हमारा लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। अगर मुझे वक्त रहा तो मैं आज रात को ही रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा दूंगा, अदरवाइज़ कल हमारा पॉलिटी का लास्ट चैप्टर होगा, पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम साइंस पढ़ेंगे। धन्यवाद, आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।